नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन गुरु में। मैं हर्ष मिश्रा आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ आज और कल की ताज़ा खबर लेके आया हूँ। मैं आपके लिए जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा नहीं, समझाऊँगा। तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं विद एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। मैं इस युग में घायल हर एक परिंदा है, इस युग में घायल एक परिंदा है जो उठ के उड़ दे, समझ लेना वही जिंदा है। दोस्तों, मैं यहाँ घायल होने वाला, वो रोड वाला घायल होने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ घायल होने वाला ये बात कर रहा हूँ कि दोस्तों, जीवन में ठोकर सबको लगती है, असफलता सबको लगती है, लेकिन जो उस असफलता से निकलकर उठ के अपने लक्ष्य की ओर चल देता है, सफलता उसे ही मिलती है। चलिए दोस्तों, होप सो आप मोटिवेट हुए होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। आइए पहले क्वेश्चन पे। प्रश्न अपने उत्तर प्रदेश राज्य से ही है। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं रिपीट कर देता हूं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन भी है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये अपने राज्य से ही है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपके राज्य से नहीं है, लेकिन ये इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपको जैसा कि मालूम, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, आरोग्य मेले। आरोग्य मेले का मतलब क्या होता है? हेल्थ से जुड़ा हुआ, आरोग्य से बना हुआ है। हेल्थ से जुड़े हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत करी है। इसमें क्या है दोस्तों, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। आरोग्य दोस्तों, इसमें क्या होगा? आरोग्य मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है दूसरे मेले का। ये दूसरा संस्करण है। ये इसको 10 जनवरी को सन 2021 के इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसमें क्या है दोस्तों कि आप कहीं भी, इन्होंने गोल्डन पास या गोल्डन कार्ड जिसे आप बोल सकते हैं, उसको इशू किया है, जिसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, किसी भी जिले का हो या किसी भी कहीं भी अपने यूपी में कहीं भी आप जाके, आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। इसी को इन्होंने नाम दिया है आरोग्य मेले का। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जो हमारे गरीब लोग हैं या जो इतने फाइनेंशियल मजबूत नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल है। आइए जान लेते हैं यूपी के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको अपडेट रखेंगे। यूपी, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ के सीएम जल्दी से बता दीजिए कमेंट में कौन है। यहाँ पे सबको ही मालूम होगा, बड़े फेमस है, योगी आदित्यनाथ जी। अब हमें जरा सा इस यहाँ के अपने उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम भी बता दीजिए तो बड़ा अच्छा लगे। कमेंट में करके बताइए जल्दी से। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबाई पटेल। दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग में आप कंप्रोमाइज करिएगा। आई होप सो। मैं बोलता भी जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन को साथ लेके बैठे होंगे। साथ में ही आपके इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप भी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आनंदीबाई पटेल यहाँ की गवर्नर है और जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, आपको पता भी होगा आनंदीबाई पटेल जो है वो एक और राज्य की गवर्नर है इस टाइम। तो आप जरा जल्दी से उस राज्य का नाम बता दीजिए। मैं भी बताता हूं आपको। ये अभी करंट 2 राज्यों की गवर्नर है। दूसरा राज्य है एमपी, अपने बगल वाला एमपी राज्य के भी ये जो है गवर्नर है। आप मुझे ये बता दीजिए दोस्तों कि जो यूपी है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कौन सा देश यूपी के बॉर्डर के टच में आता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आई होप सो आप लोगों को मालूम होगा कि जो है अपना नेपाल जो है अपने यूपी के बॉर्डर के साथ
यूपी के बॉर्डर के साथ टच करता है। तो अपना एक जो यूपी है वो एक इंटरनेशनल देश, मतलब कि एक कंट्री अलग, ये अपने यूपी के बॉर्डर को टच करती है। कहाँ करती है? गोरखपुर में करती है। आई होप सो आपको याद हो गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। आइए बात कर लेते हैं यहाँ की लोकसभा सीट की। दोस्तों यहाँ 80 लोकसभा सीट है और 31, जी हाँ, राज्यसभा सीट है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। अपने यहाँ विधान परिषद ही मौजूद है, विधानसभा जिसको बोलते हैं। और जो यूपी का बॉर्डर है वो 8 स्टेट है उनसे लगता है। जल्दी से आप फटाफट नाम बता दीजिए तो बड़ा मजा आ जाए आपके साथ सेशन करने में। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा अपना बिहार, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, बिहार, और फिर आता है छत्तीसगढ़ अपना। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि 8 राज्यों से यूपी का बॉर्डर लगता है। पहला है अपना हिमाचल प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है झारखंड और छठवां है राजस्थान, सातवां है उत्तराखंड और 8वां है हरियाणा। और ये जो 9वां राज्य है वो दिल्ली है। ये 8 राज्यों प्लस 1 यूटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो आई होप सो आपके जो मन में है वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यूपी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप बता दोगे। आइए दोस्तों चलते हैं इसी क्रम में अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं बोलता भी हूं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे अपने। तो आइए चलते हैं। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? दोस्तों फिर से सुन लीजिए, मैं रिपीट करता हूं। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केरला, जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केरला, और दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कर्नाटक, और तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको असम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, आइए जान लेते हैं लिथियम क्या चीज होती है और लिथियम का भंडार मिलने से हम लोगों को क्या फायदा है और ये कहाँ यूज होने वाला है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। लिथियम का भंडार मिला है, कहाँ मिला है? मंड्या नामक जगह में, कर्नाटक में है। जो कहाँ पे मिला है? मंड्या में। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि हाल ही के दिनों में अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने अभी एक लिथियम रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। वो कौन से राज्य में है? तब तक आइए चलिए मैं बताता हूं लिथियम किसके उपयोग में आएगा। दोस्तों 2015 को पहली एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, इसको बोलते हैं फेम इंडिया। इसका दूसरा संस्करण अभी चालू किया गया है, मतलब कि उद्घाटन किया गया है। फेम इंडिया ये फर्स्ट था, ये फेम इंडिया सेकेंड 2019 में। इसी के तहत फेम इंडिया सेकेंड के तहत ही इसका बताने का उद्देश्य क्या है, आप पूछेंगे कि इसको क्या बताने का उद्देश्य है, आप लिथियम बता रहे थे। दोस्तों इसके बताने का उद्देश्य ये है कि इसी योजना के तहत, इसी स्कीम के तहत अपने देश में टेस्ला कंपनी आ रही है, जिसको आपने सुना भी होगा। जो एलॉन मस्क है वो अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, अपने वर्ल्ड में पूरे रिचेस्ट पर्सन था वो बंदा। तो वो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? टेस्ला इसी के तहत आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि यहाँ पे जो भारत है, मोदी गवर्नमेंट ने 2015 तक एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? कि हम एज मैक्सिमम अपने जो व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक से चलाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलाएंगे। अब जब हम किसी चीज को बिजली से चलाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बैटरी की भी आवश्यकता होती है। अब जो बैटरी मिलती है, आपने देखा होगा कि आपके पास अब जो मोबाइल आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के जो मोबाइल आते हैं, उसमें आपने कभी नोटिस किया हो तो बैटरी में लिखा होता है Li, लिथियम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? लिथियम की बैटरी से हमें क्या फायदा है? जो अभी भंडार मिला है उससे हमें क्या फायदा है? दोस्तों लिथियम की बैटरी जो होती है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। क्या कम आती है? कॉस्ट ये बहुत
चीप कॉस्ट में हमको अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, ये जो बैटरी है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती है वो ज़्यादा देर तक करती है, मतलब अधिक समय तक करती है। जो हमारे पास अभी बैटरी होती थी वो जल्दी, आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जो बैटरी होती थी वो जल्दी डाउन हो जाती थी। लेकिन जो लिथियम की बैटरी है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है, जो जब कभी भी इंसिडेंट होता है या कभी दुर्घटना होती है तो इस लिथियम की बैटरी में ये आग नहीं पकड़ती। सबसे बड़ी खूबी इसी बैटरी की यही है कि इसमें आग नहीं लगती है। जब कभी भी दुर्घटना हो जाती है जाने अनजाने में, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी बहुत धू धू करके जलने लगती है, तो वो चीज इसमें नहीं होती है। इसीलिए लिथियम की हम लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए गुजरात में रिफाइनरी की भी स्टैब्लिश किया गया था, अभी मोदी ने उद्घाटन किया था वहां गुजरात में, आपको याद भी होगा, मैंने आपको बता भी दिया है। तो मैंने ये भी बता दिया कि फेम इंडिया सेकेंड के तहत ही टेस्ला कंपनी भारत में आ रही है। लिथियम की बैटरी का क्या उपयोग होता है? लिथियम की बैटरी जल्दी जो होती है वो डाउन नहीं होती, कैपेसिटी अच्छी होती है, सस्ते दामों में मिल जाती है, प्लस ये आग नहीं पकड़ती है। और मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, लिथियम की बैटरी बेस्ट क्यों मानी जाती है। इसमें इसका एक कारण ये भी है कि इसके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी तेजी से निकल के बाहर निकल के भारी कोश में पहुंच जाते हैं, तेजी से उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो स्टोर हो जाती है और अच्छी पावर मिलती है हम लोगों को गाड़ियां या कहीं भी हम यूज करते हैं चलाने में। तो अभी इसका जो लिथियम का अभी नॉट सफिशिएंट, ऐसा कोई है नहीं, मतलब इतना ज्यादा जो भंडार मिला है इतना ज्यादा नहीं है कि हम पूरी क्षमता से, मतलब कि अपना जो है अपने ऊपर ही मेड इन इंडिया ही करके अपने व्हीकल बना लें। तो थोड़ा सा भंडार मिला है। कहाँ मिला है? मंड्या नामक जगह में, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कर्नाटक की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक की राजधानी है। मैंने अपने आप से ही बता दिया, लेकिन आप कमेंट करते रहा करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आप पूछते होंगे कि सर अभी तो ये बहुत कम मात्रा में मिली है, तो ये जो भारत जो है कहां से लेता था लिथियम और ये क्या था? तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में लिथियम जो है वो चिली नामक कंट्री में पाया जाता है, चिली नामक देश में, आपने सुना होगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। भारत यहीं से जो है अपना लिथियम लेता था। और एक जगह और है बोल्विया नामक, जो बोल्विया और ऑस्ट्रेलिया से ही हम लिथियम लेते थे। आई होप सो आपको लिथियम से जुड़े, इस प्रश्न से जुड़े, कर्नाटक से जुड़े, मैंने आपको कल इसके मुख्यमंत्री भी बता दिए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। और मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अगर ये आता है आपके एग्जाम में तो आप हिट कर पाएंगे। आई होप सो दोस्तों आपको समझ आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करते चलिए दोस्तों, लाइक में क्यों कंजूसी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी भारत से जुड़ा हुआ है। अभी भारत में बहुत कुछ, आप कह भी सकते हैं कि भारत में बहुत कुछ मिल रहा है, तो आइए चलते हैं कि अब क्या मिला है। आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या सर मिल गया कि जो आप बहुत खुश हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रश्न, आप पढ़ लीजिए पहले और मैं रिपीट भी कर देता हूं। भारत के किस राज्य में वेनेडियम पाया गया है? पहला ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, असम। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ लिया होगा कि पहला है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो भंडार मिला है वेनेडियम का, पहले मैं लिख देता हूं वेनेडियम का जो भंडार मिला है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। कहां मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर जैसे आपने बताया कि लिथियम का उपयोग कहाँ होता है, ऐसे वेनेडियम का कहाँ उपयोग होता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसका उपयोग जो है वो हमें स्टील बनाने में, कहाँ? स्टील बनाने में सहायक होता है। स्टील बनाने में ये सहायक होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा कि वेनेडियम अभी पाया गया है। कहाँ पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ यूज होता है? ये स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप हमें जल्दी से अरुणाचल प्रदेश से
के सीएम का जल्दी से नाम बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ के सीएम का जल्दी से नाम बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश का। जी हाँ, यहाँ के दोस्तों का सीएम का नाम है पेमा खांडू। थोड़ा अजीब सा नाम है, आपको लग रहा होगा। यहाँ पे राज्य लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। दोस्तों आप जल्दी से मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर किन 3 देशों के साथ लगता है। जी हाँ, किन 3 देशों के साथ लगता है, जल्दी से बता दीजिए। पहला लगता है आपका बॉर्डर म्यांमार के साथ, दूसरा लगता है, मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा भी है कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर किन 3 देशों के साथ लगता है। पहला लगता है म्यांमार, दूसरा लगता है चीन, और तीसरा आपको ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आप भी इसको जाके गूगल करिए और पता चले आपको कहाँ ये कौन सा बॉर्डर लगता है, और आप इसके बारे में कुछ ना कुछ और भी देखेंगे। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से जितनी भी राजधानी और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। एक चीज और बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री होती है। कहां से? बांग्लादेश से। तो दोस्तों आई होप सो आपको अरुणाचल प्रदेश से के सारे फैक्ट, सीएम, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, बॉर्डर, और ये तीसरा बॉर्डर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में करके बताएं ये कहां लगता है, और ये सारे फैक्ट आपके सामने क्लियर हो गए हैं। तो आई होप सो जब भी ये क्वेश्चन आएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित या कहीं भी अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तो आप सबसे पहले उत्तर दे पाएंगे। इसी क्रम में चलते हैं, आइए अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये क्रिकेट से रिलेटेड होता है, तो आपको और ज्यादा जिज्ञासा की उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। ये रहा आपके ऊपर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICIC बोर्ड की बोर्ड के लिए किसे BCCI का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। दोस्तों पहला आंसर है राहुल द्रविड़, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है जय शाह, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, और चौथा है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। चौथे प्रश्न का आंसर है जय शाह। अब ये जय शाह कौन है और क्या ये BCCI के परमानेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो है? जी नहीं, BCCI के जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली, जिनको हम प्यार से दादा भी बुलाते हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके ये बता दी, जैसा कि बताया ये सौरभ गांगुली इसके जो है परमानेंट नहीं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हैं अभी सौरभ गांगुली। आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए सौरभ गांगुली किस स्टेट से हैं। और अभी क्या हुआ, अब आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि जय शाह को क्यों बना दिया गया। जब सौरभ गांगुली का अभी कार्यकाल चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, तो जय शाह को आने की कौन सी बात थी? पहले तो मैं बता दूं, जय शाह है वो सेक्रेटरी ऑफ BCCI है, और सौरभ गांगुली को अभी आपने सुना होगा कि अभी इनको माइल्ड अटैक पड़ा था, तो ये अभी जो पश्चिम बंगाल है वहां के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो अभी इनकी एडमिट थे, तो अभी इनकी तबीयत ना होने के कारण अभी एक ICIC में मीटिंग होगी, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है वो उसकी मीटिंग है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो जय शाह है। मुझे जल्दी से ये कमेंट करके बता दीजिए BCCI की फुल फॉर्म क्या है और ये कब स्टैब्लिश हुआ है? BCCI की फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट। दोस्तों BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमारे आजादी से पहले का है। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। इसके 22 प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। प्रेसिडेंट तो अभी सौरभ गांगुली हैं,
वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा अभी रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि आईसीआईसी की जो बैठक है वहां पे जाना है, और सौरभ गांगुली जो अपने दादा हैं उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इनको अभी माइल्ड अटैक पड़ा था, तो सारी जानकारी आपको हो गई। अब जल्दी से मुझे कमेंट में ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आईसीआईसी की फुल फॉर्म क्या है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये मुझे आप कमेंट में करके बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप लोग जाएं गूगल में करेंगे तो इससे थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ और भी फैक्ट मिलेगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। आइए दोस्तों चलते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की ओर। यह है अपना 5वें नंबर का प्रश्न, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। आइए पढ़ते हैं साथ में। हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया? शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया। ये भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है खगोल, दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है संगीतकार, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक। सही आंसर इसका दोस्तों है खगोल। इनको पद्म विभूषण भी मिला था। दोस्तों क्या होता है कि ये जो खगोल है इसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष या जो सूर्य है उसके दूरी का या कभी कोई भी उनके जानकारी का पता लगाना होता है, तो इन्होंने उस फील्ड में कार्य किया था। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हाल ही में इनका निधन हो गया। हम लोग इनके भगवान की इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रे करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 6 नंबर का। जी हाँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। हाल ही में कहां पर पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहां पर पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मनाली, चौथा है लेह। चौथा ऑप्शन यहाँ पे लेह। दोस्तों छठे ऑप्शन का जो चौथा ऑप्शन है लेह, वो बहुत सही है। दोस्तों क्या है ये आइस क्लाइंबिंग है फेस्टिवल, ये क्या है दोस्तों? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, जैसे कि आपने देखा होगा लोग क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक पे क्लाइंबिंग करते हैं, वैसे ही लेह में आइस क्लाइंबिंग करते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल आयोजन किया है। पूरी तरह से बर्फ जमी होती है। यूं मान लीजिए जैसे हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, वैसे ये लोग हुक के जरिए ये आइस क्लाइंबिंग करते हैं। खड़ी आइस क्लाइंबिंग होती है, जमी हुई होती है, वहां पे इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। हाँ दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा। ये जो लेह में न्यूब्रा वैली के, ये पूछा जा सकता है लेह में किस वैली पर ये जो है आइस जो स्केटिंग है, आइस फेस्टिवल है, इसको मनाया गया है। मैं आपका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, न्यूब्रा वैली, ताकि अगर आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी पूछा जाए, A to Z पूछा जाए, तो आप एबल हो उस आंसर को हिट करने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मैंने लेह पढ़ा दिया है तो मैंने ये बताया नहीं कि आइस स्केटिंग फेस्टिवल क्या होता है या कि कौन सी वैली पे है, या मैंने लिथियम बता दिया। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो ऐसा नहीं है कि लेह आपको लिथियम ही आपने रट्टा मार लिया है और वहां पे जाते ही अगर लिथियम से कोई और भी क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं बता पा रहे हैं। आइए चलते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 7वें नंबर का। ये किस देश ने एक ग्रह शिखर सम्मेलन OPS 2021 की मेजबानी की है? दोस्तों पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है इंडिया ने तो नहीं किया, हम लोग सब इंडिया ही से हैं तो जानकारी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जापान। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको 7वां प्रश्न बताया था कि किस देश ने एक ग्रह शिखर सम्मेलन OPS 2020 की मेजबानी की है, ये दोस्तों की है फ्रांस ने।
OPS की फॉर्म क्या है? वन प्लेनेट समिट। ये दोस्तों क्या है, फ्रांस ने क्या किया है? वन प्लेनेट समिट। इसमें बेसिकली क्या है, बेसिकली थीम रखी गई थी कि सेफ प्लैनेट, जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, सेफ प्लैनेट। इसको कुछ नहीं, बेसिकली ये बस एक थीम थी कि हमें अपने जो अर्थ है उसको सेव करना है पॉल्यूशन से और विभिन्न प्रकार के जो आते हैं ऑब्स्टिकल उनसे। बस ये फॉर्मेलिटी, एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्यादा कुछ इसमें डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। आइए चलते हैं इसी क्रम में अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं साथ में। स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा 15 से 16 जनवरी 15 से 16 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ है दोस्तों, जब मोदी जी की सरकार आई थी 2015 में, तो आपको याद होगा उसके बाद ही 2050 या 2017 के अराउंड स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इस स्टार्टअप इंडिया को 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में जो इसका आंसर है वाणिज्य, जो इसका ए ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इन्होंने शुरुआत करी है। इन्होंने एक तरीके से आप लोगों को मोटिवेट किया है कि आइए हमारे यहाँ आइए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए और एक अपनी थीम बताइए, क्या आपके पास प्लान है। इस टाइप का इन लोगों ने एक मोटिवेशन के लिए एक प्रारंभ जो है उसकी शुरुआत की है। आइए चलते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस खाड़ी देश ने द लॉयन सिटी लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है कुवैत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं अमीरात, इसको बोलते हैं अमीरात, हिंदी में बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है सऊदी अरब। क्या होता है दोस्तों ये द लायन सिटी एक तरीके से ड्रीम सिटी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम अपनी सिटी को CO2 या जो गैस है, नुकसानदायक गैस है, उनसे हम फ्री करके बनाएंगे। ये आपको मालूम ही होगा सऊदी अरब हर देश में, अपने पूरे जितने भी देश हैं, हर एक कंट्री से आगे हर चीज में नंबर 1 है। आपको बता दूं, ये आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि जितनी ऑल ओवर JCB है अपने पूरे दुनिया में, उसकी 1/4 सऊदी अरब के पास है। इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो पूरी सऊदी अरब है उसको ऐसी एक सिटी में कन्वर्ट कर लेंगे जहां पे टेम्परेचर की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब पूरा एयर कंडीशनर होगा और हर तरह की फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होगी। मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बताइए सऊदी अरब में कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क में है और बता दीजिए कि ये किसने बनाई थी, कब तैयार हुई थी बनके, ये आपके लिए होमवर्क में है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कि हाल ही में आपको ये क्वेश्चन मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं आपको जरूर ही मिल जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं इसी क्रम में अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन भी है, पहले अपने आप से ट्राई कीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ हमारा गलत हुआ है, और जब आपको सही उत्तर पता चले या आंसर पता चले तो आपके माइंड में क्लिक हो कि आपने हाँ गलत किया था और ये सही उत्तर सर ने ये बताया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है इंडिया और चौथा है चाइना। दोस्तों इसका सही आंसर है जापान।
दोस्तों ये क्या होता है पासपोर्ट, ये इंडेक्स हैंडलर क्या होता है, समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज के बाद आपको कभी इस पे डाउट नहीं रहेगा। ये क्या होता है, कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई किसी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। दोस्तों हम इस बात से अंदाजा लगाते हैं कि हम पासपोर्ट के जरिए, मतलब बिना, जैसे आपको मालूम होगा कि जब हम किसी, आप कहेंगे सर कि अब हम कैसे जानेंगे पासपोर्ट क्या होता है और कैसे मालूम पड़ेगा, ये बहुत कैसे मजबूती का पता लगाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कोई दीवाली वाला ठोक के पता लगा लिया गया हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी हम किसी अन्य देश में जाते हैं, जैसे अभी आप किसी अन्य स्टेट में जाएंगे या कभी ऐसे जाते हैं, तो आपको आधार कार्ड, एक आईडी मैंडेटरी होती है। ऐसे ही दोस्तों जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम लोग को वीजा की आवश्यकता होती है और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। वीजा होता है वो दूसरी कंट्री ही इशू करता है कि हाँ, जैसे आप लोग क्लास के बाहर होते हैं और बोलते हैं सर मे आई कम इन, तो सर जो होते हैं वो कहते हैं हाँ आ जाओ। ऐसे ही दूसरा देश एम्बेसी होती है अपनी वहां पर, और जैसे ही हम लोग जाते हैं, मतलब हर एक देश की एम्बेसी हर एक कंट्री में होती है, तो हम जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे बोलते हैं मे आई कम इन, तो जब वो रिकॉर्ड चेक करते हैं तो देख लेते हैं कि हाँ सारा रिकॉर्ड क्लियर है और सब कुछ ठीक ठाक है, ये जो है बंदा है, जो अपने इंसान है, जो आ रहा है अच्छे उस देश से आ रहा है, तो वो कहते हैं कि हाँ आ जाओ। इसी के लिए हम लोग को वीजा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अब हम स्ट्रांगनेस का कैसे पता लगाते हैं कि कितना मजबूत है किसी देश का पासपोर्ट, इस जरिए से लगाते हैं कि हम विदाउट वीजा कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं कि हमें वीजा की आवश्यकता ही ना हो। दोस्तों अब आपको ये भी आप जिज्ञासा हो रही होगी कि भारत कौन से नंबर पर है। अगर जापान पहले नंबर पर रहा है स्ट्रांगनेस के मामले में, इसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है, और भारत कौन से नंबर पर है, तो मैं बता दूं दोस्तों भारत जो है वो 85th पोजीशन पे रहा है। भारत का स्थान 85th पड़ा है। अब आप कहेंगे सर विदाउट वीजा अब आप चल दीजिएगा, अभी ट्रिप बनाइए और ऐसे देशों में जाइए जहां वीजा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप पासपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं भारत के पासपोर्ट के साथ आप 58 कंट्री में, 58 देश में आप विदाउट वीजा जा सकते हैं। और जापान की क्या रैंक रही है, जापान का अगर आपके पास वीजा पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में, कितने 191 देशों में विदाउट वीजा जा सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता चल गया होगा कि हैंडलर जो इंडेक्स पासपोर्ट है वो किस आधार पर निकाली जाती है और कैसे हम जानते हैं कि किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है और आप विदाउट वीजा कौन कौन से देश में जा सकते हैं। तो आज ही ट्रिप बनाइए और घूम के आइए 58 कंट्रीज में, आपको वीजा की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप सो आपको सारी जानकारी मैंने थ्योरली और जो आंसर है वो बता दिया है आपको और आपके माइंड में सेट हो गया होगा। दोस्तों मैं और मेरी सारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो इस मेहनत को बनाए रखने के लिए हमको आपकी लाइक्स और कमेंट और सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम मोटिवेट नहीं हो पाते। मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर कल मिलते हैं कुछ नई ताजा और तरीन खबरों के साथ। जय हिंद दोस्तों।